हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है आज वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का बेसिकली जो हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बेसिकली ये एक ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेट थ्योरी है, इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं हम आज वो देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। और इसके अंदर हम सबसे जो पहली चीज़ हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि सेट्स क्या होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी क्या नोटेशन होती है और उसको हम किस तरह लिखते हैं। सेकंड थिंग इज उस सेट का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर मीन कि हमारे पास उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम एक सेट थ्योरी के अंदर किस तरह लिखते हैं या क्या कॉन्सेप्ट है उसका, हम उसको स्टडी करेंगे। थर्ड थिंग इज टाइप्स ऑफ सेट्स। हम इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ सेट देखने वाले हैं। सबसेट की डेफिनेशन देखेंगे, उसको डीपली देखेंगे और फिर पावर सेट की बात हम करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिकली सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो हमारे पास जियोरेज कंटोर ने दिया था। और इसमें जो सबसे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन है सेट थ्योरी की, वो हम देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। या अभी हम सेट थ्योरी अगर पढ़ रहे हैं तो आगे जाके हम जब रिलेशंस को स्टडी करेंगे, फंक्शंस को स्टडी करेंगे, कैलकुलस को स्टडी करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज और प्रोबेबिलिटीज को जब देखते हैं तो इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है सेट थ्योरी का। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपको इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने अभी बता दिया। स्टूडेंट्स, क्लास 6 से लेकर 10th तक, इवन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी आप सेट थ्योरी का एक चैप्टर पढ़ते आए हैं और उसकी बेसिक चीज़ें हमें बहुत सारी मिसिंग हैं। आप सबको डेफिनेटली सेट थ्योरी का पता होगा, बेसिक आइडिया होगा। मेरा पर्पस न्यू स्टार्ट करवाना नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हैं या हमारे में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इनके बारे में नहीं जानते। हमें इस सब्जेक्ट को या इस सेट थ्योरी के चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम इंशाल्लाह बेहतर तरीके से सीखेंगे। आप जब कभी पीपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं, आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं, आप एफएससी पढ़ रहे हैं या आपने मेडिकल पढ़ा और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया जहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको ये चैप्टर या ये जो हमारी लेक्चर की सीरीज है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मेरा जो बेसिक पर्पस था वो था इस चैप्टर को पढ़ने का। हम एक कोर्स पढ़ते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। और इस सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक सब चैप्टर है जिसका नाम है सेट थ्योरी, और ये हमारा लेक्चर 1 है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आसानी से समझ आ जाएंगी। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि सेट क्या है बेसिकली। डेफिनेटली सेट की डेफिनेशन आप सबको पता है, हम सिर्फ उसको रियलाइज करेंगे कि हमें वाकई ही पता है, राइट। A well defined collection of distinct object is called a set. Set क्या है बेसिकली? एक collection है of distinct object is called set. यहाँ पर हमने बात की है well defined की और दूसरी बात की है distinct की। हमें इस डेफिनेशन को समझना है, सिर्फ इन दो वर्ड्स का डिफरेंस देखना है और इसके बारे में जानना है। अगर हमें ये पता चल जाता है तो हमें डेफिनेशन क्लियर हो जाती है सेट की। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या क्लियर है। आप जिस सेट की बात कर रहे हैं या जिन चीजों से मिलाकर एक सेट को बना रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट से, क्या वो उसी क्लास को बिलोंग करते हैं जिसका आप सेट बनाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सेट लिखता हूं जिसके अंदर अल्फाबेट्स हों और मैं कहता हूं सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, और उसके अंदर मैं नंबर्स भी लिख दूं, तो वो नंबर्स उस सेट को तो बिलोंग करेंगे, उसके एलिमेंट तो होंगे, लेकिन वो वेल डिफाइन नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बात की है कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो वेल डिफाइन हो। मेरे पास, मैंने एक सेट लिखा, सपोज दैट मेरे पास एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, फिर मैंने लिख दिया A B C अप टू सोन। ये मेरे पास एक सेट है। इस सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसा कि 1 2 3 नंबर्स हैं, ABC उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये एक इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक सेट है। तो इसमें
अल्फाबेट्स तो हैं, एबीसी तो है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 नंबर्स भी शामिल हैं। तो इट मीन्स के ये वाजिया नहीं है, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है जो हम कह रहे थे। दूसरी बात, यहाँ पर बात हो रही है डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स जो हम उस सेट में ले रहे हैं वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो उस सेट में अरेंजमेंट जरूरी नहीं होता। जब भी कोई सेट लिखे उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अरेंजमेंट्स डजेंट मैटर कि वो आपने किस तरह लिखे हुए, उसमें कोई फर्क नहीं आता, उसमें कोई मसला नहीं है। सपोज दैट मैंने एक सेट लिख दिया, आपके पास एक सेट ए है और वो मैंने इस तरह लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी। सिमिलर मैंने एक सेट ए दोबारा फिर लिख दिया, मैंने लिख दिया सी बी और ए। ये दोनों सेम सेट है, इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, सिर्फ उनकी हमने रिप्लेसमेंट की है। तो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करती है सेट की सूरत में। सॉरी स्टूडेंट्स, हमारे पास हम जब भी किसी को सेट को लिखते हैं वी सिंपली लिस्ट इच एलिमेंट्स और मेंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा एंड देन पुट सम कर्ली ब्रैकेट्स अराउंड द होल थिंग्स। हमें जब कोई सेट लिखना होता है हमें जब कोई सेट लिखना होता है तो उस सेट को हम एक लिस्ट में लिखते हैं, तमाम एलिमेंट्स को एक लिस्ट की शक्ल में लिखते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं और एक रो की शक्ल में होती है और हर एलिमेंट्स के दरमियान हम उसको कैमा कॉमा लगाते हैं और उसको हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये एक सेट है। जैसा कि मैं एक सेट लिख रहा हूँ, मेरे पास एक सेट है बी और मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे, जैसा कि मेरा नाम फारूक है, ठीक है, मैंने लिख दिया फारूक। मेरे भाई का नाम आबिद है तो मैंने लिख दिया आबिद। मेरे दोस्त का नाम अंदलीब है तो मैंने लिख दिया अंदलीब, ठीक है। तो मैंने एक, मेरा ऑब्जेक्ट मेरा नेम है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे भाई का नेम है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे एक दोस्त का नाम है। तो इस हर एक नेम के दरमियान में मैंने कॉमा लगा दिया और उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। तो ये मेरे पास एक सेट बन गया, एक सेट की शक्ल अख्तियार कर ली। यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कर्ली ब्रैकेट्स, तो कर्ली ब्रैकेट्स को समटाइम हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं या फिर हम इसको ब्रेसेस कहते हैं, जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और उसकी नोटेशन आप देख सकते हैं कि ये वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं ये हम सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास सम नंबर्स हैं, सेट्स ऑफ नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं या ये सेट हैं डिफरेंट नंबर्स के जो हम अपनी रियल लाइफ में, आप अपने मैथमेटिक्स में जिस भी लेवल पर हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डेफिनेटली सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे आया ये हमें उसका आइडिया है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एक सेट की शक्ल में लिखें तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, हम एक 1 है फिर 2 है फिर 3, हर एक एलिमेंट के दरम्यान में कॉमा लगा दिया और उसको हमने लिख दिया, ठीक है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को के कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं, राइट। सेकंड सेट ऑफ होल नंबर है हमारे पास, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी और जीरो भी, ठीक है। उसको हम लिखते हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, राइट। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसा कि 0 है, +-2 है, +-4 है, +-6 है, अप टू सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये भी एक सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। ये हमारे पास तमाम एक सेट्स हैं डिफरेंट नंबर्स के जो हम अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। हमारा जो ज्यादातर ताल्लुक रहता है वो इन तमाम सेट्स के साथ रहता है। हमें जब भी की बात करनी होती है तो हमें जो सेट लेना पड़ता है वो सेट ऑफ नंबर्स होता है, नंबर का एक सेट होता है, ठीक है। तो हम सेट ऑफ नंबर्स इसमें देखें। इसके बाद हमारे पास कुछ सम नोटेशन जो हम इसमें यूज करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो सेट होता है वो बनता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। तो उसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ये है कि एक तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका क्या कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स। वो चीजें जिनसे सेट मिलकर बनता है वो उस सेट के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं या फिर मेंबर्स कहलाते हैं। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेट के हवाले से वो ये है कि सेट को हम हमेशा
कोई एक नाम देते हैं और वो नाम देते हैं बड़ी ABC से, मतलब कैपिटल लेटर से, ABC टू Z। आपने जब कभी भी किसी सेट का नाम रखना होगा तो आप हमेशा उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। अगर आपने किसी सेट के अंदर अल्फाबेट्स लिखने हैं तो हम लोअर केस में लिखेंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। तो तमाम एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर, राइट। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि हमारे पास अगर कोई सेट गिवन है और उसके अंदर एक एलिमेंट है, हमें बताना हो कि ये एलिमेंट इस सेट का है या नहीं, तो उसको मैथमेटिकली हम या सिंबॉलिकली हम किस तरह लिखेंगे वो हम देखते हैं। हमारे पास इफ एन ऑब्जेक्ट एक्स, कोई ऑब्जेक्ट है, इज अ मेंबर ऑफ अ सेट ए, वो एक सेट ए का मेंबर है, उसका एलिमेंट है या उसका ऑब्जेक्ट है या उसको बिलोंग्स करता है, तो हम उसको लिखते हैं किस तरह, मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली। तो उसको हम लिखते हैं एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पर हमारे पास एक सिंबल यूज किया हुआ है, वैसे तो सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। इसके मीनिंग्स होते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, हम इसको कैसे रीड करते हैं, रीड्स करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स इज एन ए, और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसके तीन मतलब है, तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए, जब भी हमारे पास ये नोटेशन आएगी तो इस नोटेशन का मतलब ये होगा कि जो एक्स है वो ए का एलिमेंट है, एक्स ए को बिलोंग करता है, एक्स ए के अंदर पाया जाता है, एक्स ए में कंटेन करता है, या फिर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अदरवाइज वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग टू। हमारे पास ये जो एप्सिलॉन का सिंबल है उसको हमने क्रॉस कर दिया है कि हमारे पास ये एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, ये इस क्लास को बिलोंग नहीं करता है, इस सेट का एलिमेंट्स नहीं है, या फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ए इज नॉट इन ए और एक्स इज इन नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। इट्स एन वेरी क्लियर चीज है यहाँ पर कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को जब आपने शो करवाना होता है, लिखना होता है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। हम एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मेरे पास एक सेट है, हम एक सेट लिख लेते हैं और उस सेट के मुताबिक देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसा कि मेरे पास एक एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है और एक एलिमेंट सी है। तो अगर मुझे ये बताना है कि ए इस ए का एलिमेंट है या नहीं है, तो मैं उसको लिखता हूँ ए बिलोंग्स टू ए। फिर हम लिखते हैं बी बिलोंग्स टू ए, फिर सी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन वी कैन से सी बिलोंग्स टू ए। अगर मैं लिख दूं कि हमारे पास जो डी है ये बिलोंग करता है ए को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डी इस सेट का हिस्सा नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो फिर हम लिखेंगे डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये था कि हम किसी भी एलिमेंट्स को जब हम लिखते हैं, ये नोटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बार बार जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, ये एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वो सिर्फ एक नोटेशन होगी कि कोई एलिमेंट किसी सेट का है या नहीं है, उसको मैथमेटिकली या सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये तीन चार प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होगी, एक सेट के रेलिवेंट थी। हमारे पास नेक्स्ट थिंग है ऑर्डर या कार्डिनलिटी ऑफ सेट। हमारे पास ये जो हम बात करने जा रहे हैं ऑर्डर या कार्डिनलिटी की, हमारे पास जब भी कोई सेट आता है तो हमारा सबसे पहले ये होता है कि उसका ऑर्डर मीन कि उसकी तरतीब या उसकी अरेंजमेंट। ऐसा नहीं है। व्हेन वी से ऑर्डर इन सेट्स वी मीन द साइज ऑफ द सेट। जब भी हम किसी सेट्स के अंदर होंगे और हम बात करें कि हमारे पास ये सेट का ऑर्डर है, तो हमारे पास वो ऑर्डर का मतलब होगा कि उस एलिमेंट्स, उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, राइट। या फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पास उसका साइज क्या है, नॉट एन ऑर्डर, ऑर्डर अरेंजमेंट्स नहीं होती। अब हम इनका ऑर्डर का एक दूसरा एक बेटर ऑप्शन हमारे पास ये होती है, हम उसका एक दूसरा नाम रखा हुआ है जो जिसको हम बेटर समझते हैं, वो है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब ये है कि किसी सेट के अंदर पड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद है उसको हम पढ़ते हैं कार्डिनलिटी। किसी भी सेट की कार्डिनलिटी हमें देखनी हो तो हम उस सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को देखते हैं। नोटेशन क्या है, सपोज दैट मेरे पास एक सेट ए है, इस सेट में हमारे पास तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी। तो हमारे पास बेसिकली ये नोटेशन है, किसी भी सेट के आपने ऑर्डर देखना हो या उसकी कार्डिनलिटी, तो हमारे पास सेट है, इसके ऊपर बार लगाए हुए सेटों पे। इट मीन्स के ये हमारे पास जो दो बार लगाए हुए हैं इसको मैट्रिक्सेस में डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं और यहाँ पर सेट्स की शक्ल में इसको पढ़ते हैं कार्डिनलिटी।
कार्डिनलिटी को हम आसान लफ्जों में ये भी पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और ये हमारे पास सेट था, वो हमारे पास उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। सिमिलर मेरे पास एक सेट बी है, और उस सेट के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। अब मैं अगर देखूं तो मेरे पास इसकी कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, देर आर 5 एलिमेंट्स। तो हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 5। इसी तरह किसी भी सेट की आप कार्डिनलिटी देख सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी का आपको पता चल जाना या पता चलाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये नोटेशन हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। खास तौर पर जब पीपीएससी का कोई एग्जाम होता है, या हम किसी भी ऐसे एग्जाम में बैठते हैं जहाँ पे कोई कंपटीशन हो रहा हो, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनलिटी और मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स, या किसी वेक्टर के मोड का क्या मीनिंग्स होता है, या रियल नंबर्स के मोड का क्या मीनिंग्स होते हैं, राइट। तो सेट थ्योरी के अंदर इसको हम पढ़ते हैं कार्डिनलिटी। हम इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ये है कि जब कभी हमारे पास कोई डाटा होता है, या हमारे पास कुछ सेट्स होते हैं, सेट्स को लिखने के तरीके क्या हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं। तो किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म होती है, हम सबसे पहले टेबुलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को हमें कैसे लिखना है, किस तरह देखना है। We list all the elements of a set separated by a comma and enclosed within braces or curly brackets। किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट कर दें और उन तमाम एलिमेंट्स को किसी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज कर दें, तो वो हमारे पास जो फॉर्म बनती है उसको पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म। हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सेट ए है, ये मैंने एक सेट लिख दिया ए। अब इस सेट में एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 एंड 5, और उसको कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, और हर एलिमेंट के दरम्यान में कॉमा लगा दिया। कॉमा हर एलिमेंट को सेपरेट करता है कि 1 और 2 आर बोथ डिफरेंट थिंग्स नॉट एन सेम। इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मैंने बता दिया कि ये सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर के फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं, राइट। अब हमारे पास ये एक सेट है, ये एक सेट की नोटेशन है जिसको हम पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म। एक हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4, बी एक सेट है हमारे पास, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 अप टू 50 तक है। अब हमें देखने में लग रहा है कि ये इवन नंबर है, लेकिन 2 से लेकर 50 तक है, तो इज द सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 50। ये हमारे पास एक नोटेशन है, टेबुलर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हमने देखी है, टेबुलर फॉर्म में सेट को किस तरह लिखते हैं। हमारे पास एक सी सेट है जिसमें हम एलिमेंट्स हैं 1 3 5 6 9 अप टू सोन, ये चलते जा रहे हैं। इज द सेट ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स। यहाँ पर हमने ये 3 डॉट्स का इस्तेमाल किया है। इन डॉट्स का मतलब होता है ये हमारे पास एंड सो फॉर्थ की एक नोटेशन होती है कि हमारे पास ये सेट कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, ये अभी रुका नहीं है। अप टू सोन का मतलब है ये जाए जा रहा है, इसके एलिमेंट्स अभी इसमें और भी हैं, राइट। ये हमारे पास एक सेट की रिप्रेजेंटेशन थी जिसको हम पढ़ते थे टेबुलर फॉर्म। सेकंड थिंग इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन से निकला है। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, और डिस्क्राइब हम इस तरह कर दें कि किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स को अगर आप एक वर्ड्स की शक्ल में बयान कर दें, एक स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वी स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन वर्ड्स, हम किसी भी स्टेटमेंट को वर्ड्स की शक्ल में स्टेट कर दें, बयान कर दें, उसको हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ एग्जाम्पल देखी थी टेबुलर फॉर्म में, सिमिलर उनको कन्वर्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जैसा कि मेरे पास एक पहला सेट था ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने उस सेट के एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट के अंदर बता दिया कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास एक तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया, ये वो सेट है जिसके अंदर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, राइट। तो ये एक स्टेटमेंट है। अगर आप किसी भी सेट को स्टेटमेंट की शक्ल में लिखते हैं या उसको बताते हैं, तो उसको पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बी एक सेट है, हमने ऊपर देखा था सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर थे लेस और इक्वल टू 50, जिसमें 2 से 50 तक के पॉजिटिव इवन नंबर थे, और हम उसको एक स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहें तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50। 50 तक चुके हैं तो लेस भी हैं और इक्वल भी हैं, तो हमारे पास ये हो गए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट बी की। सिमिलर सी था सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो चूंकि ऑड इंटीजर थे 1 2 1 3 5 अप टू सोन थे, तो हमने इसको लिख दिया सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स।
ये हमारे पास थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट्स को लिखने के 3 तरीके थे जिसमें हमने 2 डिस्कस कर लिए। लास्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जहां कभी भी हम किसी भी सब्जेक्ट के अंडर हों, हम कोई भी कोर्स पढ़ रहे हों, हमें जब कभी सेट्स की बात करेंगे तो मोस्टली हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म के साथ पड़ेगा। इसको एक्सप्लेन करना या इसको खोलना या इसको ओपन करना हमें आसान लफ्जों में लिखना आना चाहिए। वी राइट द कॉमा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सिंबॉलिक फॉर्म शेयर्ड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम इसको भी सेम लिखते हैं जैसा कि हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ था सेट, उसको बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे। हमारे पास जो सेट ए था, अब इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, एक्स, हमने लिखा है एक्स। यहाँ पर ये मैंने एक लाइन लगाई है, इस लाइन की जगह पर आप 2 कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब कॉलन सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। इट मीन्स कि इसका मतलब होता है सच दैट। इसका मतलब क्या होता है, such that x belongs to n, x n का एलिमेंट्स है एंड x लेस देन इक्वल टू 5। अब हमारे पास जो सेट था उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर थे, तो हमने उसको लिख दिया कि हमारे पास जो x है वो एलिमेंट है इस सेट के, और वो x हैं जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात कि वो एलिमेंट्स जो लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। इस फॉर्म को पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलर हमारे पास एक सेकंड थी, इसमें भी हमारे पास x एलिमेंट्स हैं सच दैट x बिलोंग्स टू e। हम जो कि इवन नंबर की बात कर रहे हैं तो x इवन नंबर्स हैं और वो इवन नंबर जो लेस देन इक्वल टू 50 है। हमारे पास और नंबर्स हैं x सच दैट x बिलोंग टू o मीन और नंबर्स एंड x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं और वो डेफिनेटली ये पॉजिटिव और इंटीजर्स होंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरह की फॉर्म थी। फर्स्ट वन टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने तीनों में एक ही एग्जांपल को आपको सेम बता दिया, इसको आपको लिखना और समझना आना चाहिए। उम्मीद है कि काफी हद तक आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसेट। सबसेट की हम एक बात करें तो एक आप एक क्लास का हिस्सा हैं। मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूँ एक वो पूरी क्लास है, या जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो एक पूरी क्लास है। उस क्लास में अगर 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, सपोज गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो इट मीन्स के मैंने उस सेट के 2 पार्ट्स कर दिए, 2 पीस कर दिए। अगर मैं उसमें से एक पीस को कंसीडर करूं तो वो पीस मेरे पास सबसेट कहलाता है। सब का मतलब होता है छोटा, सेट का मतलब है उसी सेट का एक छोटा सा पीस या छोटा सा पार्ट। हम इसको डेफिनेशन में इस तरह लिखते हैं, द सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट बी के बी एलिमेंट हैं तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो सबसेट है। उसको हम सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हमारे पास जो सिंबल है ये बेसिकली हम यूज करते हैं सबसेट के लिए। अब ये जो मैंने डबल एरो लगाया है इट मींस कि इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ x इज बिलोंग टू a देन x बिलोंग टू b। अगर एक एलिमेंट a का एलिमेंट है, x a को बिलोंग करता है, देन वो बिलोंग करेगा b को भी, अगर a b का सबसेट है तो, राइट। हम देखते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट a को बिलोंग करता है, देन वो b को भी बिलोंग करता है, तो फिर a जो है वो b का सबसेट कहलाएगा। When A is not subset of B, then there exists at least one X belong to A such that X does not belong to A। इसका मतलब ये है कि अगर A में कोई एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो B में ना हो, एक ऐसा एलिमेंट है, एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, जैसा कि मेरे पास ये कोई एक X ऐसा हो जो A को तो बिलोंग करता हो लेकिन B को बिलोंग ना करता हो, ऐसे सेट्स को पढ़ते हैं कि वो हमारे पास सेट सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट के लिए कंप्लीटली तमाम एलिमेंट्स जो ए के हैं वो बी में होना जरूरी है। एक भी एलिमेंट ऐसा फाइंड आउट हो गया जो ए में है लेकिन वो बी में नहीं है तो फिर हम उसको पढ़ेंगे कि वो उसका सबसेट नहीं है। हम इसके बारे में कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स ये हैं कि हमारे पास व्हेन ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट है तो डेफिनेटली ई छोटा है बी बड़ा है, तो जो बी है वो सुपरसेट कहलाएगा ए का, राइट। दूसरी बात यह है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना सबसेट होता है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
जब हम सबसेट्स की बात करें तो हर सेट अपना भी सबसेट होता है, ठीक है। सेकंड थिंग इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है। तो किसी भी सेट में अगर हम सबसेट फाइंड आउट करें तो दो चीजें तो जरूरी हैं कि एक तो हमारे पास उसके अंदर एम्प्टी सेट होगा, दूसरी बात कि हमारे पास वो जो सेट है वो खुद भी एक सबसेट है। हम एक दो इसकी छोटी सी एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक सेट ए है, राइट, और उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और मेरे पास एक सेट बी है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड 5। क्या ए के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद है? तो 1 2 3 इसको बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स के ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हम देख सकते हैं हमारे पास एक बी बड़ा सेट है, ठीक है, और ए एक छोटा सेट ए है। अब ए में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 हैं, जो बी है उसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 है। तो हमारे पास ये जो ए है ये सबसेट है और जो बी है वो एक सेट है। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी सबसेट की। सबसेट का कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी भी सेट का छोटा सा पीस उठा लें और वो उसका सबसेट कहलाता है। सेकंड थिंग इज अ प्रॉपर सबसेट। सबसेट की दो टाइप्स होती है, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर देख लेते हैं। प्रॉपर के बारे में हम बात करें तो हमारे पास लेट ए एंड बी सेट्स ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ every elements of A is in B, but there is at least one element of B that is not in A and is denoted as A is subset of B। स्टूडेंट्स बात यहाँ पर ये की जा रही है कि अगर A के एलिमेंट्स सारे के सारे B में हैं लेकिन B में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो A से ज्यादा है, जो A में नहीं है लेकिन वो B में मौजूद है, तो इट मीन्स कि B थोड़ा बड़ा होगा, A थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो फिर हम उसको लिखते हैं कि वो हमारे पास जो A होगा उसका प्रॉपर सबसेट होगा B का, ठीक है। अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मेरे पास एक सेट ए है, ए में हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं 1 3 और 5 है। बी में हमारे पास 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमारे पास जो एक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें मौजूद है 1 3 एंड 5, लेकिन यहाँ पर जो 2 है ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 2 जो है ये बी को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ये 2 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। अगर ये 2 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर हम ये लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट तो है लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, राइट, बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट ऑफ 2 ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। यहाँ पर ये छोटी सी डेफिनेशन थी हमारे पास प्रॉपर सबसेट की। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर सबसेट ठीक तरह से समझ आ गया होगा कि अगर हम आपसे पूछें कि प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि किसी ए के तमाम एलिमेंट अगर बी में मौजूद हैं लेकिन बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो हम उसको पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट थिंग इज इक्वल सेट्स या फिर इम्प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट हमारे पास हम बात हो रही है प्रॉपर सबसेट की या इक्वल सेट की। अब हमें देखने के लिए मिलेगा टू सेट्स हैं ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन ए एंड इज डिनोटेड ए इज इक्वल टू बी। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में है तो वो उसका सबसेट है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर बी के तमाम एलिमेंट ए में भी मौजूद हैं तो इट मीन्स कि बी ए का एलिमेंट है। अब ऐसा है कि ए बी का एलिमेंट हो और बी ए का एलिमेंट हो तो फिर वो दोनों सेट्स आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो सेट्स आपस में इक्वल होंगे। सिंबॉलिकली हम उसको ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है, और जो बी है वो ए का सबसेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट है, तो फिर वो जो ए है वो आपस में इक्वल होंगे। इक्वल दोनों तरह से होते हैं, पहली बात उसका ऑर्डर सेम होगा, दूसरी बात उसके एलिमेंट भी सेम होंगे, डेफिनेटली सेम होंगे। हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट ए हमारे पास एक सेट है, ए में हमारे पास जो सेट है वो है 1 2 3 एंड 4, और द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 6 हैं। 6 के वो पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं बी में? तो हमारे पास एक 3 हमारे पास है, सी सेट है 3 1 6 एंड 2 है। अब हमें देखना है डी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 2 3 6 6 6, तो हमें देखना है कि इसमें कौन कौन से इक्वल है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। दूसरी बात, ये तमाम एलिमेंट जो ए में मौजूद हैं वो 6 के डिवाइजर हैं, तो इट मीन्स के बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं? 6 के डिवाइजर। तो 6
जो है वो 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 अपने साथ भी डिवाइड होता है। तो ये बी के एलिमेंट्स आ गए। तो ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। सिमिलर सी की बात करें तो थोड़ी तरतीब इसकी चेंज हुई है, अरेंजमेंट चेंज है, ऑर्डर सेम है। 1 इसमें भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। डी में हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। अब हमें पता है कि रिपीटेड एलिमेंट किसी सेट में लिखते नहीं है, तो डेफिनेटली डी को भी हम जब प्रॉपर लिखेंगे तो हमारे पास ये लिखा जाएगा 1 2 3 और 6, चूंकि रेपिटेशन अलाउ नहीं है। तो फिर ये तमाम एलिमेंट्स तमाम सेट्स में मौजूद हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि जो ए बी सी और डी हैं, ये ऑल आर इक्वल सेट्स। अब अगर कोई सेट इक्वल है तो वो बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है। स्टूडेंट्स हम एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक सेट ए है और उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, और मेरे पास एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सी बी डी और ए। तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे? डेफिनेटली ये इक्वल है, क्योंकि इसके अंदर भी ए है, यहाँ पर भी ए मौजूद है, राइट। इसमें बी और सी डी है, इसमें भी बी सी और डी है। पहली बात, दोनों का ऑर्डर सेम है। दूसरी बात, दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है। तो हमारे पास ये जो ए और बी है ये आपस में इक्वल सेट कहलाते हैं। इसके बाद हमारे जो चीज है वो है पावर सेट। पावर पावर डेफिनेटली आपको भी पता है, हर किसी की पावर होनी चाहिए। पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स को सीखने के लिए भी पावर की जरूरत होती है, लेकिन मैथमेटिक्स आप बच्चों के लिए बहुत आसान सब्जेक्ट है। दुनिया में अगर कोई आसान सब्जेक्ट पाया जाता है तो वो मैथमेटिक्स है। बस आपने थोड़ा सा इससे मोहब्बत करनी है, थोड़ा सा इश्क करना है, और थोड़ा सा आपने इसको टाइम देना है, और आपका ये हो जाएगा। और आपने अगर किसी को पाना हो तो उसको थोड़ा बहुत तो देना पड़ता है ना, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, रातों की नींद को थोड़ा जागना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा जाग लें बस, जैसा कि हमें इश्क मोहब्बत में जागना पड़ता है ना, तो हमें मैथमेटिक्स के इश्क और मोहब्बत में थोड़ा सा जागना पड़ता है। और मैथमेटिक्स आपको बहुत कुछ देता है। अगर आपने मैथ सीख लिया, आपको मैथ्स आता है, दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होंगे आप किसी भी फील्ड में मूव कर जाएं, आपको मुश्किल होने वाली नहीं है। तो ये है पावर मैथमेटिक्स की। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पावर ऑफ सेट, या फिर पावर सेट क्या होता है। पावर सेट में हम ये देखते हैं, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट। किसी भी सेट के जितने सबसेट्स बनते हैं, उन तमाम सेट्स का एक नया सेट बना लें तो वो कहलाता है पावर सेट। सपोज दैट मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं ए बी और सी। तो हम अगर इसके बनाए सबसेट, तो सबसे पहला जो सबसेट होता है वो तो डेफिनेटली हमने देख लिया कि एम्प्टी सेट होता है। तो जब भी आपने किसी सेट के सबसेट बनाने, तो आपने सबसे पहला सेट काउंट करना है एम्प्टी सेट। उसके बाद आपने तमाम सिंगल एलिमेंट्स का एक सेट हो सकता है। मीन के आपने जब किसी भी एक सेट के सबसेट्स बनाने हैं, तो पहला तो हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो गया, राइट। अब दूसरी बात हम बात करें तो हमारे पास दूसरा एलिमेंट्स क्या हो सकता है आपके पास, वो ये हो सकता है कि सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का हम एक सेट बना लें, ठीक है। ए आ जाएगा, उसमें बी आ जाएगा और उसमें सी आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, दो दो एलिमेंट का एक सेट बना लेते हैं। पहले में हमने लिख लिया ए बी, फिर हमने लिखा ए सी, और फिर हमने लिख लिया बी सी। हमारे पास ये 3 सेट इसमें आ गए, और फोर्थ वन हमारे पास तीनों सेट्स का एक सेट बना लिया, ए बी और सी, जो कि हम इटसेल्फ सबसेट कहलाता है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के सेट बने। एक हमारे पास एम्प्टी सेट है, फिर सिंगल एलिमेंट के सेट, फिर डबल एलिमेंट के सेट, और फिर ट्रिपल एलिमेंट्स का पूरा एक सेट था। ये तमाम सेट्स जो हैं ये सबसेट कहलाते हैं। अगर इन तमाम सेट्स को हम इकट्ठा कर लें किसी एक सेट के अंदर, तो वो हमारे पास सेट कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। हमारे पास ये जो सेट था, सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, फिर हमारे पास एक सिंगल सेट आ गया, फिर हमने डबल सेट आ गए डबल एलिमेंट्स के साथ, फिर ट्रिपल एलिमेंट्स के साथ। तो ट्रिपल एलिमेंट्स जो है वो इटसेल्फ एक सेट है, और एम्प्टी सेट भी है, तो बाकी 2 तरह के एलिमेंट्स थे। तो कुल मिला के हमारे पास सारे हमने इकट्ठे कर दिए एक जगह पे, तो वो हमारे पास बन गया पावर ऑफ ए। हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, थिंक्स ऑफ इट्स एज ऑल द डिफरेंट वेज वी कैन सिलेक्ट द आइटम्स, द ऑर्डर ऑफ द आइटम डजेंट मैटर इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग नॉन और ऑल, राइट। हमारे पास ऑर्डर को आप इधर उधर कर सकते हैं, बी को पहले लिख लें, सी को बाद में लिख लें, इसका कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे पास इसके अगर हम पावर सेट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेट है ए, राइट। अगर हमें इसके पावर सेट बनाने,
तो डेफिनेटली ये तो एक खुद एक सेट है, तो हमारे पास ये खुद ही अकेला रहेगा, इसका कोई सबसेट मजीद नहीं बन सकते। अगर किसी भी सबसेट की हम पावर देखनी हो या देखना हो कि कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हमें ये देखना हो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए या सेट बी या जो भी है, तो उसमें 2 की पावर ले लें तो आपके पास सेट आ जाएंगे। अब ये हमारे पास सेट है, तो अगर हम एम्प्टी सेट की बात करें तो 2 की पावर 0 है, तो ये हमारे पास 1 आएगा, तो इट मीन्स के 1 वही एक सेट आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक सेट ए है, इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1। अब हमें देखना होगा इसके पावर सेट सबसेट कितने बनते हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट वन तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स आ जाएगा और वो खुद है, तो हमारे पास इसके बन गए दो सेट, मीन 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलर आप इसको आगे चलाते जाएं तो आपके पास ये चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक शॉप है, हैज बनाना चॉकलेट एंड लेमन आइसक्रीम। टाइम ही कुछ ऐसा है, सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए, मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते हम बोर हो जाते हैं, तो इस बोरियत को कम करने के लिए हमने आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर आपके सामने रख दिए। डेफिनेटली कुछ बच्चों को ये पसंद होगा, किसी को पसंद नहीं होगा। हमें सिर्फ इसको समझना है कि आइसक्रीम के अगर 3 फ्लेवर्स हों तो आप उसमें कौन कौन से उस शॉप वाले से बाय करेंगे। एक तो आप देखेंगे और आप ये कहेंगे कि हम कुछ ऑर्डर करें, और ऑर्डर करने के लिए कोई भी हम फ्लेवर ना लें। अगर कोई भी हम फ्लेवर नहीं ले रहे या उस बंदे से हम आइसक्रीम खरीद ही नहीं रहे, इट मीन्स कि हमारा एक उसका ऑप्शन बन गया आपके पास कि आप कोई भी आइसक्रीम नहीं ले रहे। ठीक है, इट मीन्स कि एम्प्टी सेट। सेकंड में ये हो सकता है कि आप क्या करें, कोई एक फ्लेवर ले लें, जैसा कि आप या तो उसमें बनाना ऑर्डर कर लें, चॉकलेट कर लें, या फिर लेमन फ्लेवर कोई एक खरीद लें। ये भी ऑप्शन हो सकती है कि आप कोई दो खरीद लें। अब दो खरीदनी है तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, बनाना के साथ आप चॉकलेट खरीद लें, या फिर बनाना के साथ आप लेमन खरीद लें, या फिर चॉकलेट के साथ आप लेमन खरीद लें। तीन ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग इज कि या फिर या आप आल के आल फ्लेवर्स में से एक एक खरीद लें, या एक एक खरीदेंगे तो 3 आइसक्रीम्स आपके पास आ जाएंगी तीनों फ्लेवर्स की। ठीक है, बनाना भी, चॉकलेट भी और लेमन भी। बेसिकली ये हमारे पास जो चीज़ थी ये थी कि आप किसी भी शॉप से जब चॉकलेट खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसके हमारे पास 8 ऑप्शन बनते हैं जो आप अवेल करते हैं, और हर एक ऑप्शन जो है वो इसका एक सबसेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए एक छोटी सी एग्जांपल है। एग्जांपल आपके पास ये है, इफ द शॉप आल्सो हैज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, व्हाट आर योर ऑप्शंस। इसका सोल्यूशन आप लोग देंगे, अगर आप नहीं दे सकेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कितने फ्लेवर होगा, 3 ऑलरेडी है, चौथा आपने उसमें स्ट्रॉबेरी ऐड कर दिया। अब देखें क्या क्या चॉइसेस या कितने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं या कितने ऑप्शन बनते हैं। हमें देखना यह है कि हमारे पास कोई भी एक सेट है, हमें ये देखना कि उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। ये बहुत आसान है इसको समझना। इफ द ओरिजिनल सेट हैज अ नंबर एन नंबर, देन द पावर सेट विल हैव 2 की पावर एन मेंबर्स। कोई भी सेट है, उसके आपने ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने सबसेट बनते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है कि आप क्या करें, 2 की पावर एन ले लें, और एन क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी, और इसके अगर पावर सेट देखें तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे, हमारे पास 2 की पावर 3, इट मीन्स के हमारे पास बनेंगे 8। हम विच इट डज एज वी वर्क आउट बिफोर, हम इसकी नोटेशन देखते हैं। नोटेशन में हम किस तरह लिखेंगे, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट इज ऑफन रिटन एज मॉड ऑफ ए, इसको हम कार्डिनलिटी ऑफ ए पढ़ते हैं। सो व्हेन ए हैज एन नंबर्स वी कैन राइट पावर सेट। हम चूंकि बात कर रहे थे, तो जो पावर सेट्स हैं उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी 2 की पावर एन, एन मीन के उस सेट ए के जो एलिमेंट्स मौजूद हैं। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह भी हमारे पास, ये मेरे पास एक सेट है ए, हमारे पास उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसा कि मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स। मैं इसका सबसेट देखना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हमारे पास जो ए है इसकी कार्डिनलिटी क्या है, वो हमारे पास है 4। तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, हम इसके देखना चाहते हैं कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे। ठीक है, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या होगी, वो हम लिखेंगे 2 की पावर 4, तो वो हमारे पास आती है 16। तो 16 सबसेट बनेंगे, तो इट मीन्स के सेट की जो पावर है वो भी 16 है।
तो ये हमारे पास था सबसेट्स को बनाना कैसे है, और फिर आपने सबसेट्स को आगे अगर एक नए सेट में लिखे